हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। मैं हूं सीएस दीपक अग्रवाल, आपका मेंटर फॉर सीएमएडीडी। आपका एग्जाम कल है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करना है, सारा रिवाइज करके जाना है और जो छूट जाएगा इतना टेंशन नहीं लेना है। चॉइस तो है ही, ठीक है। टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन देखिए आपको चॉइस आता है। 20 मार्क्स का एक चॉइस क्वेश्चन आता है और 15 मार्क्स का एक चॉइस क्वेश्चन आता है। टोटल 35 मार्क्स का चॉइस क्वेश्चन आता है, डेट मीन्स 135 मार्क्स का पेपर आता है। तो इतना घबराने का बात नहीं, अगर कुछ छूट जाएगा तो डरने का बात नहीं है, कुछ नहीं होता है, छूटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो देखिए रिवाइज कैसे करना है। हम लोग को पूरा हैंड रिटन नोट से रिवाइज करना है, पूरा हैंड रिटन नोट से रिवाइज करना है। जैसे कि आपको पता है हम लोग ULR कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड लर्न एंड रिवाइज। ठीक है, अंडरस्टैंड लर्न एंड रिवाइज, ये कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग जो अंडरस्टैंड किए हैं उसी को हम लोग लर्न करते हैं और उसी को हम लोग रिवाइज करके मैट में लिखते हैं, स्टडी नोट अपना हैंड रिटन नोट्स में लिखते हैं। तो हैंड रिटन नोट से कंप्लीट रिविजन करना है, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। जो हैंड रिटन नोट्स में लिखा दिया गया है खाली वही पढ़ के जाना है और कुछ नहीं देखना है और कहीं से भी नहीं देखना है, ठीक है। और उसके बाद पहले आपको पार्ट बी रिवाइज करना है, फिर आपको पार्ट ए रिवाइज करना है। पार्ट बी क्योंकि ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, 60 मार्क्स वेटेज कैरी करता है, तो पार्ट बी पहले रिवाइज करना है। और पार्ट बी में अमेंडमेंट पोर्शन बहुत कम है, ज़्यादा अमेंडमेंट पार्ट ए में ही है। तो पहले पार्ट बी करके खत्म कर लो, फिर उसके बाद जो अमेंडमेंट्स है उसको पढ़ लो, फिर उसके बाद पार्ट ए रिवाइज कर लो। पार्ट ए रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा, पार्ट बी रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा है। ओके, इंपॉर्टेंट बोला जाए तो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? देखिए पार्ट ए में क्वेश्चन है आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क बोल के एक चैप्टर है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर वैल्यू एंड एथिक्स बोल के, वैल्यू एथिक्स एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोल के एक चैप्टर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी का बात किया जाए तो पीयर रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरियल ऑडिट, फिर उसके बाद ऑडिट टेक्निक्स भी इंपॉर्टेंट है एंड वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलओडीआर रेगुलेशन से सेपरेटली अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, दो कि एलओडीआर सेपरेटली आपका चैप्टर नहीं है, ऐसा कुछ एग्जीक्यूटिव में पूरा हम लोग ने पढ़ लिया एलओडीआर। तो एलओडीआर जो एग्जीक्यूटिव वाला नॉलेज है उसी नॉलेज से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जो अमेंडमेंट्स किया है, क्योंकि एलओडीआर रेगुलेशन, सेबी का रेगुलेशन में तो अमेंडमेंट्स आता ही रहता है। तो अमेंडमेंट्स आपको पढ़ के जाना है, वो अमेंडमेंट्स ज़बरदस्त तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। अमेंडमेंट्स को एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ के जाना है। आज मैं आप लोगों को कुछ अमेंडमेंट्स करा देता हूँ और ये अमेंडमेंट्स मैं नोट्स भी आप लोग को शेयर कर दूंगा। ओके, एक एक करके अभी हम लोग अमेंडमेंट्स कर लेंगे, फटाफट से एक एक करके अभी हम लोग अमेंडमेंट्स कर लेते हैं। ओके, देखिए कंपनीज अकाउंट सेकंड अमेंडमेंट रूल्स, एमसीए नोटिफिकेशन नंबर इतना, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वाइड्स इट्स नोटिफिकेशन डेटेड 31 May 2023 हैड नोटिफाइड द कंपनीज अकाउंट सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2023, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है ना, इसमें बोला है कि देखिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेपरेट फॉर्म CSR 2 बोल के एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कब फाइल करना पड़ेगा? ऑन और बिफोर 31 March 2024, ऑन और बिफोर 31 March 2024। और ये फॉर्म कब फाइल करना पड़ेगा? जब आप फॉर्म AOC 4 फाइल करते हैं ना, फॉर्म AOC 4 फाइल करते हैं या फिर AOC 4 NBFC फाइल करते हैं अगर आपका NBFC कंपनी है। अगर आप फॉर्म AOC 4 XBRL फॉर्म फाइल करते हैं तो उसके बाद XBRL का फॉर्म फाइल करने के बाद आपको फॉर्म CSR 2 फॉर्म फाइल करना है, CSR 2 फॉर्म फाइल करना है ऑन और बिफोर 31 March 2024 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ओके, अब देखिए एलओडीआर में भी कुछ अमेंडमेंट है। एलओडीआर में सबसे मेजर अमेंडमेंट है मेन स्ट्रीम मीडिया बोल के एक डेफिनेशन अटेंड किया, एक डेफिनेशन बोला है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया कि मीडिया में जो भी न्यूज़ आता है ना, र्यूमर्स आता है, तो कंपनी को उसको क्या करना पड़ता है, उसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। र्यूमर्स को क्या करना पड़ता है, र्यूमर्स का क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि वेदर ये र्यूमर्स है कि ये सही में न्यूज़ है, कंपनी को उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है 24 आवर्स के अंदर में, 24 आवर्स के अंदर में। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्या होता है? मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड विद द न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो न्यूज़पेपर विद द रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया। तो मतलब न्यूज़पेपर अगर मान लो जो इंडिया का न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ चैनल है, इंडिया का कोई न्यूज़ चैनल है, या फिर न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल इन द जुरिसडिक्शन आउटसाइड इंडिया। अगर कोई बाहर का न्यूज़ चैनल है जैसे BBC हो गया, अल जजीरा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई न्यूज़ चल रहा है इंडिया का कंपनी जैसे रिलायंस के बारे में, तो कंपनी को वहाँ पे भी जाके उसका भी क्या करना पड़ेगा, उसका भी र्यूमर को वेरीफाई करना पड़ेगा। द कंटेंट पब्लिश बाय द पब्लिशर ऑफ द न्यूज़ और करंट अफेयर कंटेंट इन द एज डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया। अगर मान लीजिए डिजिटल न्यूज़ है, अगर कोई यूट्यूब ये सब में कोई न्यूज़ आ रहा है, कंटेंट पब्लिश बाय द पब्लिशर ऑफ न्यूज़ ऑफ करंट अफेयर्स कंटेंट as defined under the information technology guidelines and information intermediary guidance and digital media ethics codes, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इस पे रजिस्टर्ड अगर कोई न्यूज़पेपर है, पब्लिशर है क्या, जो न्यूज़ या करंट अफेयर्स को पब्लिश कर रहा है, जो लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड है अंडर द इंफॉर्मेशन अंडर द IT रूल्स, तो वहाँ पे उन लोग का भी जो न्यूज़ को आप लोग को र्यूमर्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो जितना ये न्यूज़ है, जितना ये जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर में न्यूज़ जा रहा है,
या फिर न्यूज़ चैनल में, टीवी में जो हम लोग न्यूज़ देखते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल में, डिजिटल मीडिया में कहीं पे भी न्यूज़ आ रहा है, या फिर कोई न्यूज़पेपर इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, ये न्यूज़ चैनल इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन इंडिया का कंपनी के बारे में अगर बोल रहा है, इंडिया का कंपनी के बारे में बोल रहा है, करंट अफेयर्स इंडिया का कंपनी के बारे में बोल रहा है, कोई न्यूज़ चैनल है, तो उन लोग का भी न्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये देखिए ये सब कुछ अमेंडमेंट है। कंप्लायंस ऑफिसर का वैकेंसी फिल करना पड़ेगा कितना, 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स में हम लोग को कंप्लायंस ऑफिसर का वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा। ओके, शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा फॉर दी अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट में कंप्लायंस ऑफिसर के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल का दरकार है। ठीक है, डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर 5 साल से ज़्यादा अभी डायरेक्टर नहीं बन सकता। कोई भी डायरेक्टर क्या 5 साल से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं बन सकता, 5 साल से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं बन सकता बिना शेयर होल्डर का अप्रूवल के। तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा कभी अगर आपको 5 साल से ज़्यादा आपको डायरेक्टर बनना है, तो वंस इन एवरी 5 ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए रिलायंस में मुकेश अंबानी जी जब ये नोटिफिकेशन आया उसके पहले ही डायरेक्टर है, दैट मीन 31 मार्च 2024 तक 25 साल से वो डायरेक्टर है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2024 में आके अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर का, फिर आप उसके बाद डायरेक्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 साल में एक बार क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम टेन्योर कर दिया 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद वापस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, वापस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई रिटायरिंग डायरेक्टर है जो रिटायर हो रहा है एज पर द कंपनीज एक्ट, रोटेशनल डायरेक्टर है, तो वो लोग तो ऐसे ही अप्रूवल से आता है ना शोल्डर का, तो वो लोग को दरकार नहीं है ये वाला रूल्स रेगुलेशन लगाने के लिए। ठीक है, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर का वैकेंसी हो जाता है ऑफिस में, तो कैजुअल वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा कितना दिन में, 3 मंथ्स में। लेकिन मान लीजिए लिमिट के नीचे आप चले गए, एलओडीआर रेगुलेशन में लिमिट है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इतना होना चाहिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लिस्टेड कंपनी का इतना डायरेक्टर होना चाहिए। तो अगर वो लिमिट से नीचे आ जाए, जैसे मिनिमम डायरेक्टर का लिमिट है 6 डायरेक्टर्स, अगर 6 डायरेक्टर से नीचे चला जाता है, 6 डायरेक्टर से अगर नीचे चला जाता है तो 5 डायरेक्टर हो जाता है। तो एक डायरेक्टर, आप जैसे मान लीजिए वुमेन डायरेक्टर एक ठो ही था कंपनी में और वो रिजाइन कर दिया, तो वापस से तुरंत फिल करना पड़ेगा, उसमें 3 महीना देखने का दरकार नहीं है। ओके, ठीक है, रेगुलेशन 26A ऐड हुआ है, वैकेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन की मैनेजर पर्सन। केएमपी से रिलेटेड क्या हुआ, ये सर्टेन प्रोविजंस ऐड हुआ है, केएमपी से रिलेटेड प्रोविजंस ऐड हुआ है ये वाला रेगुलेशन में। केएमपी वाला भी रेगुलेशन वही बोलता है कि 3 मंथ के अंदर में आपको फिल कर देना पड़ेगा सीईओ का, सीएफओ का, सीईओ और सीएफओ का वैकेंसी 3 मंथ में फिल कर देना पड़ेगा। चाहे आप सीईओ को अपॉइंट कर रहे हैं, चाहे सीएफओ को अपॉइंट कर रहे हैं, चाहे कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट कर रहे हैं, उसको इंटरिम बेसिस में आप नहीं अपॉइंट कर सकते। टेम्पररी कोई पोस्ट नहीं होता, आपको बाई अप्रूवल शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लेके आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, एज पर लॉ आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कोई साइबर सिक्योरिटी बीचेज है, तो कंपनी को क्वार्टरली बेसिस में, क्वार्टरली रिपोर्ट जो अपना क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट देता है, उस क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट में कोई साइबर सिक्योरिटी अगर इंसिडेंट हुआ है या फिर ब्रीच हुआ है, अपना रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंपनी का कोई वैल्यू में चेंज हुआ है, मटेरियल चेंजेस हुआ है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जिसका इम्पैक्ट 2% ऑफ द टर्नओवर है, या फिर 2% ऑफ द नेटवर्थ है, या फिर 5% ऑफ द एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर द 3 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछला 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एवरेज का 5% से ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है। मतलब कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है अगर जिसको हम लोग ओमिट करेंगे, उसका इम्पैक्ट टर्नओवर के ऊपर 2% होगा, या फिर नेटवर्थ के ऊपर 2% होगा, या फिर एवरेज प्रॉफिट के ऊपर 5% होगा, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन बहुत मटेरियल, हम लोग इसको ओमिट नहीं कर सकते, इसको अगर ओमिट किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी लग रहा है तो वो बताना पड़ेगा। और ये इन्फॉर्मेशन कब बताना पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द बोर्ड मीटिंग, 30 मिनट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द बोर्ड मीटिंग, जिस समय ये डिसीजन लिया गया। मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग मिलकर डिसाइड किया कि ये इन्फॉर्मेशन को हम लोग ओमिट करेंगे, अगर ये इन्फॉर्मेशन मटेरियल कैसे पता चलेगा, अगर 2% ऑफ द टर्नओवर, 2% ऑफ द नेटवर्क, या फिर 5% ऑफ द एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट को, अगर एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट को अगर इंपैक्ट कर रहा है तो उसको मटेरियल माना जाएगा। तो उसका क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कितना देर में, 30 मिनट्स में किसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा 30 मिनट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हुआ है 12 आवर्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कंपनी के अंदर से वो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कंपनी के बाहर से आ रहा है, तो 24 आवर्स में हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। टॉप 250 लिस्टेड एंटिटी को मेन स्ट्रीम मीडिया से जो भी न्यूज़ आ रहा है उसको 24 आवर्स में क्या करना पड़ेगा, 24 आवर्स में उसको क्या करना पड़ेगा, सफाई देना पड़ेगा कि भैया ये जो भी न्यूज़ है वो फॉल्स है कि करेक्ट है, उसको 24 आवर्स में उसको बताना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? कुछ डिस्क्लोजर है, कुछ अग्रीमेंट, अगर कुछ अग्रीमेंट होता है, कोई बाइंडिंग अग्रीमेंट्स होता है बिटवीन शेयर होल्डर, प्रोमोटर ग्रुप, रिलेटेड पार्टी, डायरेक्टर, केएमपी, एम्प्लॉय ऑफ लिस्टेड एंटिटी, अगर कोई बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर करना पड़ेगा विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग ऑफ सच एग्रीमेंट। ओके,
कोई स्पेशल राइट दे रहा है, अगर हम लोग कोई स्पेशल राइट दे रहे हैं शेयर होल्डर को, एनी स्पेशल राइट ग्रांटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग, ठीक है। और ऐसा अप्रूवल क्या लेना पड़ेगा, वंस इन 5 ईयर्स लेना पड़ेगा। अगर कोई स्पेशल राइट दे रहे हैं कोई भी शेयर होल्डर लोग को, तो जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेके लेना पड़ेगा, और ये हर 5 साल में लेना पड़ेगा, हर 5 साल में लेना पड़ेगा। न्यूली लिस्टेड एंटिटी है, अगर कोई न्यूली लिस्टेड एंटिटी है, अगर कोई न्यूली लिस्टेड एंटिटी है, अगर कोई न्यूली लिस्टेड एंटिटी है, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा फॉर द क्वार्टर और द फाइनेंशियल ईयर सक्सीडिंग द पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द टाइमलाइन स्पेसिफाइड। तो 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर एंड 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल और विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग whichever is later। तो बोला 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको रिजल्ट पब्लिश करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्वार्टरली, अगर रिजल्ट है 60 डेज के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या फिर और 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग के 21 दिन के अंदर में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर 60 डेज अगर ज़्यादा दूर है, 60 डेज अगर ज़्यादा दूर है तो 60 डेज में करो, जो चीज़ ज़्यादा दूर है उसमें करो। अगर 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द लिस्टिंग ज़्यादा दूर है, अगर 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग ज़्यादा दूर है तो 21 डेज में करो, 60 डेज वाला छोड़ दो, whichever is later बोल रहा है, whichever is later। ओके ओके, एनुअल रिपोर्ट में एक डिस्क्लोजर जाएगा, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक BRSR रिपोर्ट देना पड़ेगा, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BSRSR रिपोर्ट, BRSR रिपोर्ट, क्या BRSR रिपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। BRSR ये ESG के अंतर्गत ये रिपोर्ट बनता है, ESG के अंदर ये रिपोर्ट बनता है, BRSR रिपोर्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट रहता है। ये क्या एनुअल रिपोर्ट के संग आपको लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट के संग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उन लोग को क्या एज पर BRSR कोर प्रिंसिपल्स, BRSR का जो कोर प्रिंसिपल्स है, BRSR का जो कोर प्रिंसिपल है जिसको हम लोग ESG प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, उस प्रिंसिपल्स के अंतर्गत वो रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। पहले खाली बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनता था, BSR रिपोर्ट बनता था, अब उस रिपोर्ट को चेंज कर दिया गया, BRSR रिपोर्ट बना दिया गया। ओके, जितना फास्ट मैं आपका अमेंडमेंट करा सकता हूं उतना फास्ट मैं आपका करा रहा हूं। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द एज पर सर्कुलर, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द एंटिटी दैट हैव लिस्टेड अंडर दैट सिक्योरिटी। तो क्या बोल रहा है ना, ये वाला रेगुलेशन क्या बोल रहा है, अंडर सेबी नॉर्म पर्टेनिंग टू लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एनी एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हैज टू एंश्योर दैट अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द डिबेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। तो हम लोग जो डिबेंचर ट्रस्टी जो अपॉइंट करता है ना डायरेक्टर को, उसको हम लोग को अपॉइंट करना पड़ेगा डायरेक्टर, ठीक है, उसको हम लोग को अपॉइंट करना डायरेक्टर, उसको हम लोग को अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ डायरेक्टर, उसको हम लोग को अपॉइंट करना पड़ेगा डायरेक्टर। ऐसा कंपनी जो खाली अपना नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को लिस्ट कर रखा है, तो डिबेंचर ट्रस्टी जिस डायरेक्टर को बोलेगा उस डायरेक्टर को हम लोग को बनाना पड़ेगा। ऑब्वियस सा बात है ना, डिबेंचर ट्रस्टी जिसको बोल रहा है यार, क्योंकि वही तो सिक्योरिटी, वही तो सबका सिक्योर वो इंटरेस्ट को होल्ड करके रखता है ना, तो उसी को, वो जिस आदमी को नॉमिनेट करेगा हम लोग को उसी को डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, उसको एक डायरेक्टर बनाना पड़ेगा कंपनी में। ओके, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट और इन्फॉर्मेशन बाय लिस्टेड एंटिटी अंडर रेगुलेशन 30 और 30 ऑफ द सेबी LODR रेगुलेशन। ओके, ठीक है। तो सेबी हैज दिस सर्कुलर कंसिस्ट ऑफ 4 एनेक्चर विद रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्लोजर। एनेक्चर 1 स्पेसिफाइज, एनेक्चर 1 क्या बोलता है, डिटेल्स दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड बाय डिस्क्लोजिंग इवेंट। एनेक्चर 2 क्या बोलता है, टाइमलाइन फॉर डिस्क्लोजिंग ऑफ द इवेंट। एनेक्चर 3 क्या बोलता है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस व्हेन द इवेंट कैन बी सेड टू हैव। एनेक्चर 4 क्या बोलता है, गाइडेंस ऑन क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है मटेरियलिटी कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो हम लोग ने ये पूरा डिस्कस किया, LODR रेगुलेशन जब हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग ने मटेरियल इवेंट मटेरियल है कि नहीं है, हम लोग ये वाला एनेक्चर 4 देख के पता करते हैं कि कौन सा इवेंट मटेरियल है कि नहीं मटेरियल है। अभी हम लोग देखा ना सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल, 2% ऑफ द टर्नओवर, 5%, 2% ऑफ द टर्नओवर नेटवर्थ, और उसके बाद आपका 5% ऑफ द एवरेज टैक्स। तो वही हो गया ना, मटेरियल है कि नहीं इवेंट कैसे पता चलेगा, ये वाला टर्नओवर क्राइटेरिया देख के, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है, तो कब डिस्क्लोज करना पड़ता है, ये सब हम लोग अभी ऊपर में पढ़े ना, वही अमेंडमेंट अभी हम लोग पढ़े हैं। ओके, बोला T+6 से, ठीक है, रिडक्शन ऑफ टाइमलाइन फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इन द पब्लिक इशू फ्रॉम एक्जिस्टिंग T+6 डेज टू T+3 डेज। तो बोल रहा है कि पहले क्या होता था, सब्सिक्वेंट टू एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद द मार्केट पार्टिसिपेंट एंड कंसीडरिंग द पब्लिक कमेंट रिसीव पर्सुएंट टू द कंसल्टेशन पेपर ऑफ द अफोरसेड सब्जेक्ट मैटर, रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आफ्टर द क्लोज ऑफ पब्लिक इशू टू 3 डेज। पहले क्या होता था, पब्लिक इशू क्लोज होता था, उसके 6 डेज में शेयर लिस्ट होता था, 6 डेज में शेयर लिस्टेड होता था। अब बोल रहा था वो टाइम रिड्यूस करके अब 3 डेज कर देते हैं, 3 डेज कर देते हैं। ओके, ठीक है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल,
SEBI on 16th August has issued SEBI Facilitation of Grievance Redressal Mechanism Amendment Regulation 2023. The amendment provides that the following entities shall redress events grievances within 21 days from the date of the receipt of grievances. ये सारा आदमी लोग को 21 दिन के अंदर में 21 डेज के अंदर में अपना ग्रीवांसेस को सॉल्व करना पड़ेगा. जो भी ग्रीवांसेस आएगा इन्वेस्टर्स लोग का, उसका कितना दिन में सॉल्व करना पड़ेगा? 21 डेज में. कितना 1 डेज में? 21 डेज में ग्रीवांसेस को सॉल्व करना. मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार टू द इशू, डिबेंचर ट्रस्टी, बैंकर टू द इशू, एसेट मैनेजमेंट, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, नो योर क्लाइंट, रजिस्ट्रेशन एजेंसी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, REIT, IIT, उसके INVIT, उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजर, वॉल्ट मैनेजर, इंटरमीडिएट, ये लोगों को कितना दिन में डिस्क्लोज करना पड़ेगा? 21 डेज में. और सेबी क्या करेगा? ये चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है टाइम पे, उसके लिए एक बॉडी कॉर्पोरेट को क्या करेगा? बॉडी कॉर्पोरेट को रिकॉग्नाइज करेगा कि भैया तुम देखो ये लोग टाइम पे ग्रीवांसेस सारा हैंडल कर रहा है कि नहीं. एक बॉडी कॉर्पोरेट क्या करेगा? सारा चीज देखेगा, मॉनिटर करेगा ये सारा प्रोसेस को, सेबी उसको रिकॉग्नाइज करेगा. ठीक है. अब देखिए स्कोर्स का भी सिस्टम चेंज कर दिया गया. स्कोर्स के सिस्टम में अब रिव्यू सिस्टम डाल दिया गया है. फर्स्ट रिव्यू एंड सेकंड रिव्यू. सर फर्स्ट रिव्यू एंड सेकंड रिव्यू. तो स्कोर्स में क्या बोला है ना? स्कोर्स में बोला है कि एक इन्वेस्टर को कंप्लेन अपना स्कोर्स में डालना होगा. ठीक है. एंड कोई भी कंपनी को 21 डेज में, जिस दिन वो कंप्लेन आ रहा है 21 डेज के अंदर में एंटिटी जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन किया गया, वो एंटिटी को 21 डेज में, जिस दिन कंप्लेन डाला गया उसके 21 डेज में कंप्लेन को सॉल्व करना पड़ेगा. कंप्लेन को सॉल्व करना पड़ेगा और एक ATR सबमिट करना पड़ेगा. एक ATR. ठीक है. एक ATR एक टाइप का रिपोर्ट होता है, एक रिपोर्ट होता है जिसको इन्वेस्टर देख सकता है. स्कोर्स का वेबसाइट में दिखेगा. ठीक है. तो 21 डेज के अंदर में वो ATR अपलोड कर देना पड़ेगा कंपनी को. और वो कंपनी क्या करेगा? वो स्कोर्स का वेबसाइट में जाके वो कंपनी क्या किया कि देखो भैया तुम्हारा कंप्लेन है कि मैंने डिविडेंड नहीं पे किया, मैंने स्कोर्स का वेबसाइट में बता दिया कि देखो डिविडेंड इसलिए नहीं पे किया, इतना दिन में पे हो जाएगा, या फिर तुम एलिजिबल नहीं हो डिविडेंड के लिए, कुछ भी डाल देगा. ठीक है. और ATR देखने के बाद जो कंप्लेनेंट है अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है, ATR देखने के बाद कंप्लेनेंट क्या करता है? अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो क्या करेगा? डिस्पोज कर देगा. वो केस को क्या कर दिया जाएगा? डिस्पोज कर जाएगा. अगर लेकिन कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये क्या कर सकता है? रिव्यू करवा सकता है. इसको बोलते हैं फर्स्ट रिव्यू. उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट रिव्यू. ठीक है. तो उसको 15 दिन के अंदर में करना पड़ेगा. तो देखो भैया पहले कंप्लेन की हम लोग, कंप्लेन करिए, तो अब कंप्लेन कितना दिन में सॉल्व करना पड़ेगा एंटिटी को? जो एंटिटी कंप्लेन रिसीव किया उसको कितना दिन में सॉल्व करना पड़ेगा? 21 डेज में. कितना दिन में? 21 डेज में. 21 डेज में सॉल्व कर देना पड़ेगा और एक ATR सबमिट करना पड़ेगा. अब ATR के 15 दिन के अंदर में आपको बताना पड़ेगा कि आप सेटिस्फाइड है कि नहीं सेटिस्फाइड है. ठीक है. अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रिव्यू कराना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रिव्यू कराना पड़ेगा. ओके. ठीक है. इन द केस द कंप्लेनेंट हैज रिक्वेस्टेड फॉर रिव्यू द रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी और द एंटिटी हैज नॉट सबमिटेड द ATR विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 21 डेज, द कंसर्न डेजिग्नेटेड बॉडी शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेन फ्रॉम द फर्स्ट रिव्यू ऑफ द रेजोल्यूशन थ्रू स्कोर्स. देखो क्या बोल रहा है? जो डेजिग्नेटेड बॉडी है, मतलब जिसको क्या डेजिग्नेटेड बॉडी को बोला ना, वो देखेगा, मॉनिटर करेगा कि रिव्यू टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. कौन करेगा मॉनिटर? वो डेजिग्नेटेड बॉडी करेगा. अगर 21 डेज के अंदर में, जिस दिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिव्यू हुआ उसके 21 डेज में अगर कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हुआ, 21 डेज के अंदर में कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हुआ, तो डेजिग्नेटेड बॉडी वो कंप्लेन को सॉल्व करवाएगा. क्या करेगा? डेजिग्नेटेड बॉडी वो कंप्लेन को सॉल्व कराएगा. डेजिग्नेटेड बॉडी क्या करेगा? वो कंप्लेन को सॉल्व कराएगा. डेजिग्नेटेड बॉडी में सीक क्लैरिफिकेशन ऑफ द ATR सबमिटेड बाय द एंटिटी फॉर द रिव्यू. द कंसर्न्ड अथॉरिटी शैल प्रोवाइड clarification to the respective designated where sought or within such timeline as designated may stipulate. The designated body shall stipulate the timeline in such manner as may provided. Designated shall submit the revised ATR of the complaint on scores within 10 days of the review sought. बोला जिस दिन रिव्यू मांगा उसके 21 डेज के अंदर में क्या करना पड़ेगा? 21 डेज के अंदर में क्या करना पड़ेगा? जिस दिन रिव्यू मांगा उसके 21 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा? वो रिव्यू, उसको क्या करना पड़ेगा? कंप्लेन को सॉल्व करना पड़ेगा. देखो क्या लिखा? इन केस द कंप्लेन इज रिक्वेस्टेड फॉर रिव्यू, द एंटिटी और द एंटिटी हैज नॉट सबमिटेड द ATR विद इन द सबमिटेड टाइम ऑफ द 21 डेज, द कंसर्न डेजिग्नेटेड शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेन ऑफ द फर्स्ट रिव्यू फॉर रेजोल्यूशन थ्रू स्कोर्स. ओके. देखो ये पूरा यहाँ पे समझना पड़ेगा. कंप्लेन हुआ, सबसे पहले क्या होगा? कंप्लेन होगा. कंप्लेन के क्या करना पड़ेगा? 21 डेज में क्या होगा? 21 डेज में रिजॉल्व होना पड़ेगा. ठीक है. 21 डेज में रिजॉल्व हो जाएगा. रिजॉल्व होने के बाद क्या करेगा? ATR रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा. क्या? ATR रिपोर्ट. वो कितना दिन में सबमिट करना पड़ेगा? 21 डेज में. कितना दिन में? 21 डेज में. ठीक है. 21 डेज में. अब ये ATR रिपोर्ट आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है कि नहीं सेटिस्फैक्ट्री लगता है? अगर सेटिस्फाइड है, अगर आप सेटिस्फाइड है तब केस क्या हो जाएगा? डिस्पोज. अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है,
आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, अगर यहाँ पे सेटिस्फाइड है तो क्या हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा ना, कंप्लेन खत्म ना। अगर नॉट सेटिस्फाइड है तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू करने के लिए दे सकते हैं। कितना दिन में, 15 दिन में। 15 दिन में क्या करवा सकते हैं आप, रिव्यू। ठीक है, अब रिव्यू भी दो तरीके से होता है, रिव्यू भी दो तरीके से होता है, रिव्यू भी दो तरीके से होता है। या तो ये 21 डेज में रिपोर्ट ही नहीं सबमिट हुआ, क्या हुआ, इफ रिपोर्ट नॉट सबमिटेड, इफ रिपोर्ट नॉट सबमिटेड, इफ रिपोर्ट नॉट सबमिटेड, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है ना, कोई कंपनी कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। या फिर इफ रिपोर्ट सबमिटेड, इफ रिपोर्ट सबमिटेड बट नॉट सेटिस्फाइड ना, इफ रिपोर्ट सबमिटेड बट नॉट सेटिस्फाइड, ओके, नॉट सेटिस्फाइड, तब क्या करेगा, ये केस किसके पास चला जाएगा, डेजिग्नेटेड बॉडी के पास। क्या, डेजिग्नेटेड बॉडी। ये डेजिग्नेटेड बॉडी कौन होगा, ये डेजिग्नेटेड बॉडी सेबी रिकॉग्नाइज करता है, सेबी रिकॉग्नाइज करता है, सेबी रिकॉग्नाइज करता है फॉर मॉनिटरिंग, फॉर मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लेंट्स। वो मॉनिटर करता है, उसका यही काम है, मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लेन, उसका यही काम है, मॉनिटर करना। हो सकता है ये स्टॉक एक्सचेंज करे, हो सकता है ये स्टॉक एक्सचेंज करे, या फिर कोई भी डेजिग्नेटेड बॉडी करे। ठीक है, अभी ये काम स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का काम है। डेजिग्नेटेड बॉडी क्या करता है, डेजिग्नेटेड बॉडी का क्या काम है, डेजिग्नेटेड बॉडी क्या बोलता है, डेजिग्नेटेड शैल टेक अप द मैटर ऑफ द रिव्यू विद द एंटिटी। डेजिग्नेटेड बॉडी क्या करता है, एंटिटी के पास जाएगा, जो कंपनी है जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन हो रहा है उसके पास जाएगा, यार देखो यार तुम क्यों नहीं कंप्लेन क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो, ओके, तो उसके पास जाएगा, क्लैरिफिकेशन मांगेगा कि रिपोर्ट एटीआर जो रिपोर्ट है वो तुम्हारे में क्लैरिफिकेशन दो कि तुमने क्यों एटीआर रिपोर्ट सबमिट किया, और विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन तुमको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज एटीआर सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, विद इन 10 कैलेंडर डेज, विद कितना, 10 दिन में, 10 दिन में तुमको रिव्यू करके देना पड़ेगा। कितना दिन में, 10 डेज के अंदर में, 10 डेज के अंदर में तुमको रिव्यू करके देना पड़ेगा। कितना दिन के अंदर में, 10 डेज के अंदर में रिवाइज्ड एटीआर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो काम सब एटीआर से ही हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, अब रिवाइज्ड एटीआर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। क्या, रिवाइज्ड एटीआर रिपोर्ट। एक रिवाइज्ड एटीआर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन रिव्यू करने के लिए दिए उसके 10 दिन के अंदर में तुमको रिवाइज एटीआर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, रिवाइज एटीआर रिपोर्ट। अब देखिए ये जो रिवाइज एटीआर रिपोर्ट आया ना, उससे अगर आपको लगता है हाँ ठीक है, उससे अगर लगता है ठीक है तो कंप्लेंट डिस्पोज हो जाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो उसके भी 15 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से सेकंड रिव्यू के लिए डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेकंड रिव्यू के लिए डालना पड़ेगा, सेकंड रिव्यू के लिए। तो सेकंड रिव्यू के लिए अंदर डालते हैं ना, ठीक है, इन केस द कंप्लेंट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द एटीआर रिपोर्ट, द कंसर्न डेजिग्नेटेड बॉडी हैज नॉट सबमिटेड द एटीआर रिपोर्ट विद सेबी शैल टेक कॉग्निजेंस। अब सेबी आ जाएगा, अब सेबी आ जाएगा घुस, अब सेबी बीच में घुस जाएगा। अगर वो रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर वो रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो कौन घुस जाएगा, सेबी घुस जाएगा सामने, सेबी आ जाएगा। सेबी आते ही क्या हो जाएगा, सेबी आते ही बस लंबा लफड़ा हो जाएगा, लंबा लफड़ा हो जाएगा। तो ये वाला इसमें क्या हो गया, सेबी आ गया। 10 दिन के अंदर अगर रिवाइज एटीआर रिपोर्ट सबमिट करना है। अब रिवाइज एटीआर रिपोर्ट जब सबमिट किया, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो कंप्लेन क्या हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड हैं, तब क्या होगा, सेबी आ जाएगा बीच में। कौन आ जाएगा, सेबी करेगा, सेबी सारा काम करेगा। ठीक है, पहले कौन कर रहा था, डेजिग्नेटेड बॉडी, तो इसको बोला जाता है सेकंड रिव्यू। अगर आप ये जो सेकंड रिव्यू नॉट सेटिस्फाइड है तो ये आप सेकंड रिव्यू करवा रहे हैं, और फर्स्ट में क्या होता है, ये फर्स्ट रिव्यू होता है, ये वाला होता है फर्स्ट रिव्यू, और ये नीचे वाला है सेकंड रिव्यू, ये नीचे वाला है सेकंड रिव्यू। सेकंड रिव्यू कौन करेगा, सेबी। फर्स्ट रिव्यू कौन करेगा, डेजिग्नेटेड बॉडी। फर्स्ट रिव्यू का 10 दिन के अंदर में आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है डेजिग्नेटेड बॉडी को, डेजिग्नेटेड बॉडी को सबमिट करना पड़ता है। फर्स्ट जब कंप्लेन किया तो 21 डेज के अंदर में, 21 डेज के अंदर में एटीआर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, 21 डेज के अंदर में एटीआर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। उसके 15 दिन में आप रिव्यू करवा सकते हैं, फिर उसके 10 दिन के अंदर में डेजिग्नेटेड बॉडी अपना रिवाइज एटीआर सबमिट करेगा। 10 दिन के अंदर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको फिर वापस से 15 दिन का टाइम मिलेगा, वापस से 15 दिन का टाइम मिलेगा, वापस से आप 15 दिन के अंदर सेकंड रिव्यू करवा सकते हैं। आप कौन करेगा, सेबी करेगा। आप कौन करेगा, सेबी करेगा। ठीक है, आप कौन करेगा, सेबी करेगा। ओके, चलो, तो ये था आपका इन्वेस्टर ग्रीवांसेस थ्रू स्कोर्स। ये रिवाइज मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं फर्स्ट रिव्यू एंड सेकंड रिव्यू। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, भले ही आपका एग्जीक्यूटिव का पार्ट है लेकिन देखो इसमें भी आपका आ सकता है। ओके, क्वेश्चन
और स्कोर्स में ग्रीवांसेस कितना दिन के अंदर में हो जाना चाहिए सबमिट? 1 ईयर के अंदर में। 1 ईयर के अंदर में पहले कहाँ जाना पड़ेगा आपको? एनटीटी के पास जाना पड़ेगा। एनटीटी के पास जाके आपको कंप्लेंट सॉल्व कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप कहाँ जा सकते हैं? उसके बाद आप कहाँ जा सकते हैं? सेबी के पास जा सकते हैं। तो कंप्लेन अगर मान लीजिए आपने कंप्लेन क्या किया, एनटीटी को किया, लेकिन एनटीटी ने क्या किया, अपना कंप्लेन सॉल्व नहीं किया, या फिर रिजेक्ट कर दिया, या फिर कम्युनिकेशन टाइम पे नहीं मिला, ठीक है, या फिर आप जो कम्युनिकेशन आया उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? स्कोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, अब लिस्टेड एंटिटी को बोल रहा है, लिस्टेड ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर एक अमेंडमेंट है, एलएलपी के ऊपर एक अमेंडमेंट है, ठीक है। एलएलपी के ऊपर एलएलपी थर्ड अमेंडमेंट रूल्स है विच हैज कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन द ऑफिशियल गैजेट अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट। ये यहाँ पे रूल 22A एंड 22B आपका अमेंड हुआ है। इसमें क्या बोला? एवरी लिस्टेड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल फ्रॉम द डेट ऑफ इट इनकॉर्पोरेशन मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स पार्टनर इन फॉर्म 4A। फॉर्म 4A में एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा अपना पार्टनर लोग का, और उसको कहाँ करके रख के रखना पड़ेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में। और एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर इन एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो रूल 22A क्या बोलता है? रजिस्टर ऑफ पार्टनर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल फॉर्म फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स पार्टनर इन फॉर्म 4A which shall be kept at the registered office of the LLP. Every LLP shall comply within 30 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द अफोरसेड रेगुलेशन। ठीक है, 30 डेज के अंदर में आपको कंप्लाई करना पड़ेगा और सारा डिटेल रख के रखना पड़ेगा। द एंट्रीज इन द रजिस्टर मेंटेनेंस सब शैल बी मेड विद इन 7 डेज परसोन टू एनी चेंजेस। कोई चेंज हो रहा है तो 7 दिन के अंदर में चेंजेस को भी अमेंड करते रहना पड़ेगा। एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रीब्यूशन। अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ अ LLP बट डज नॉट होल्ड एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट फुली और पार्टी इन कॉन्ट्रीब्यूशन, सच पर्सन शैल फाइल विद द लिमिटेड लाइबिलिटी अ डिक्लेरेशन विद दैट इफेक्ट इन फॉर्म 4B। अगर कोई भी तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हारा कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो तुमको फॉर्म 4B में एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ पार्टनर। तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ पार्टनर में है लेकिन तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फॉर्म 4B में एक डिक्लेरेशन फाइल करके रखना पड़ेगा। फॉर्म 4B में एक डिक्लेरेशन फाइल करके रखना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। ये डिक्लेरेशन कौन देता है? ये पार्टनर देता है। ये कंपनी रख के रखेगा फॉर्म 4A मेंटेन करके अपना कंपनी में, ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस में। बेनिफिशियल पार्टनर हु हैव इंटरेस्ट इन कंट्रीब्यूशन बट नॉट रजिस्टर्ड इन देयर नेम मस्ट फाइल अ डिक्लेरेशन। मान लो तुम्हारा खुद का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है लेकिन तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ पार्टनर में नहीं आ रहा है, तो तुमको फॉर्म 4C में डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। कितना दिन में? 30 डेज के अंदर में। 30 डेज के अंदर में क्या करना पड़ेगा? तुमको फॉर्म 4C फाइल करके रखना पड़ेगा। तो 4A में क्या रहता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर। फॉर्म 4A में क्या रहता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर, ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर। और फॉर्म 4B में क्या रहता है? फॉर्म 4B में क्या रहता है? तुम्हारा बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है लेकिन तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नेम आ रहा है। और 4C में क्या आता है? 4C में तुम्हारा नाम नहीं है लेकिन तुम्हारा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, ओके, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, ओके। ये जो कंप्लायंस है 4A का 30 डेज के अंदर में कर देना पड़ेगा जिस दिन ये रेगुलेशन आया। 4B का जो रेगुलेशन क्या बोलता है? 4B का रेगुलेशन बोलता है कि तुमको कितना दिन के अंदर में फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? 30 डेज में। जिस दिन तुम्हारा ये रजिस्टर में नाम आया उसका 30 डेज में तुमको ये 4B फाइल करना पड़ेगा। सिमिलरली 4C भी 30 डेज के अंदर में फाइल करना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर में फाइल करना पड़ेगा, ओके, ओके। और डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर फर्निशिंग कोऑपरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपना बेनिफिशियल इंटरेस्ट सब जब भी पूछने पे बताना पड़ेगा, जब भी पूछने पे क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, उसमें भी अमेंडमेंट आया। सेक्शन 5 क्या हो गया? कमेंस हो गया। सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज क्या बोलता है? Such classes of company may seek such class of security for the purpose of listing of permitted stock exchange। तो क्या बोल रहा है यार? such class of company may issue such class of security for the purpose of listing or permitted stock exchange in the permissible foreign jurisdiction or such other jurisdiction as may prescribe। तो ये IFSC के लिए अमेंडमेंट किया गया। IFSC को क्योंकि फॉरेन जुरिस्डिक्शन माना जाता है, फॉरेन जुरिस्डिक्शन माना जाता है, तो कंपनी अगर चाहे तो, प्राइवेट कंपनी है, अगर पब्लिक कंपनी है लेकिन लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट कंपनी है लिस्टेड नहीं है, अगर वो चाहे तो अपना कंपनी का शेयर्स कहाँ लिस्ट करा सकता है? खाली IFSC में लिस्ट करा सकता है। कहां करा सकता है? IFSC में लिस्ट करा सकता है। तो कब से कमेंस हुआ है? ये कमेंस हुआ है 30 डे ऑफ अक्टूबर 2023। 30 डे ऑफ अक्टूबर 2023 से IFSC में लिस्टिंग अलाउड कर दिया है। तो खाली अगर कंपनी सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी में इश्यू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे खाली पब्लिक कंपनी का बात किया, प्राइवेट कंपनी नहीं, खाली पब्लिक कंपनी में इश्यू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटी फॉर लिस्टिंग इन परमिसेबल फॉरेन जुरिस्डिक्शन, फॉरेन जुरिस्डिक्शन में अपना शेयर्स को लिस्ट करा सकता है। खाली IFSC के लिए किया गया, ओके।
ठीक है। और ओवरसीज लिस्टिंग बाय लिस्टेड एंटिटीज आर करेंटली कैरिड आउट थ्रू एडीआर एंड जीडीआर। पहले क्या होता था, खाली एडीआर एंड जीडीआर के थ्रू लिस्टिंग होता था ना, अब एडीआर एंड जीडीआर का दरकार नहीं है, अब डायरेक्टली आप स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर्स भी लिस्ट करा सकते हैं। ठीक है। आप देखिए सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप का भी डिटेल देना पड़ेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है विच हैज कम इनटू फोर्स ऑन पब्लिकेशन द ऑफिशियल गैजेट है, उसमें बोला सेक्शन 79 ऑफ द एलएलपी एक्ट डायरेक्ट टू रेगुलेट एंड आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन एलएलपी। सेक्शन 79 क्या बोल रहा है ना, किसी का भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप है ना, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप अगर है, उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एलएलपी बेन वन में। एलएलपी बेन वन में अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। किस में देना पड़ेगा, एलएलपी बेन वन में अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेजॉरिटी स्टेक है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप की है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी ऑफ रिपोर्टिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टू टेक डिक्लेरेशन इन आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर एंड कॉजिंग सच इंडिविजुअल टू फाइल फॉर्म। ये इंडिविजुअल को फाइल करना पड़ेगा फॉर्म, जिसका बेनिफिशियल ओनरशिप है ना उसको फाइल करना पड़ेगा डिक्लेरेशन, क्या, एलएलपी बेन वन। ओके। और ये जब डिक्लेरेशन मिल जाएगा ना, ये जब डिक्लेरेशन मिल जाएगा, एलएलपी को रिटर्न एक फाइल करना पड़ेगा एलएलपी बेन टू। तो एलएलपी बेन वन जब फाइल होगा, उसके बाद कंपनी को फाइल करना पड़ेगा एलएलपी बेन टू फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। और एक रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा एलएलपी बेन थ्री में। एलएलपी बेन थ्री में एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन सीक करना पड़ेगा बेन फोर के अंदर में। ठीक है। बेन फोर के अंदर में आरओसी क्या कर सकता है, ये लोग को नोटिस दे सकता है, बेनिफिशियल ओनर लोग से आपका इन्फॉर्मेशन सीक कर सकता है। ओके। और आप एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं ट्राइब्यूनल में, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, कोई नोटिस अगर आपको आपके पास आ जाता है आरओसी का, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं ट्राइब्यूनल को। ओके। तो ये बेनिफिशियल ओनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी शायद जून 24 में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, फिर आ सकता है, इसलिए अमेंडमेंट से मैं बोला ना भर भर के क्वेश्चन पूछता है, तो ये जबरदस्त तरीके से इसको भी करके जाना है। ओके। तो ये गिफ्ट आईएससी में आप सिक्योरिटीज को लिस्ट कर सकते हैं, उसी के ऊपर एक अमेंडमेंट है, उसके ऊपर एक अमेंडमेंट है। देखिए क्या बोला हुआ है, in pursuance to announcement of July by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to enable direct listing of Indian company at GIFT IFSC exchange in the first place. The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance has amended the Foreign Exchange Management Regulation and notified direct listing of equity shares of companies incorporated in India on international exchange scheme. तो एक नया स्कीम आया, कौन सा, डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इंडिया ऑन डायरेक्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज स्कीम। ठीक है। तो इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ पे कौन सा हो गया, आईएफएससी। आईएफएससी में क्या कर सकते हैं आप डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा स्कीम निकला, उसके लिए कौन सा स्कीम निकाला गया है, डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर, डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन इंटरनेशनल एक्सचेंज। तो ये स्कीम के अंडर में क्या कर सकता है, डायरेक्ट लिस्टिंग करा सकता है। डायरेक्ट लिस्टिंग करा सकता है कौन सा कंपनी, जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। तो ये लोग का क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताता है, इनेबल पब्लिक इंडियन कंपनीज टू इशू एंड लिस्ट देयर शेयर्स इन परमिटेड इंटरनेशनल एक्सचेंज। एज ऑफ नाउ द फ्रेमवर्क अलाउज अनलिस्टेड इंडियन पब्लिक कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स ऑन अ इंटरनेशनल एक्सचेंज। सेबी इज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग द ऑपरेशनल गाइडेंस टू for listing public Indian companies. The international exchange at GIFT IFSC under the regulatory provisions of IFSC, namely India International Exchange and NSE India International Exchange. तो दो तरीके का एक्सचेंज है वहाँ पे, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड एनएससी इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है बीएससी का, और एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज है एनएससी का। दोनों कहाँ पे लिस्टेड है, दोनों कहाँ पे लिस्टिंग है, दोनों कहाँ पे है, आईएफएससी में। कौन सा आईएफएससी, गिफ्ट आईएफएससी, एक ही आईएफएससी इंडिया में वहीं पे ही है। ओके। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, परमिशन मिल रहा है, जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, जो पब्लिक कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, जिन लोग का शेयर लिस्टेड नहीं है, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना शेयर लिस्टिंग करा सकते हैं कहाँ पे, आईएफएससी में। कहाँ पे, गिफ्ट आईएफएससी में। उस स्कीम को क्या माना जाता है, डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम। उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम। डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम ये कब से इफेक्ट आया था, 30 अक्टूबर 2023। देखिए ये वाला स्कीम भी 30 अक्टूबर को आया, और ये वाला भी सेक्शन 5 एडीआर और जीडीआर के बदले डायरेक्ट लिस्टिंग, ये भी देखिए 30 अक्टूबर को आया। तो दोनों अमेंडमेंट इसीलिए किया गया, गिफ्ट आईएफएससी के लिए ही किया गया ये अमेंडमेंट। ओके।
बोला ऑफर फॉर सेल ट्रांजेक्शन में, ऑफर फॉर सेल ट्रांजेक्शन में प्रोमोटर लोग जो होता है ना, प्रोमोटर लोग किसको शेयर कर सकता है, एम्प्लॉइज लोग को शेयर कर सकता है, एम्प्लॉइज लोग को शेयर कर सकता है थ्रू ओएफएस ट्रांजेक्शन, ठीक है, थ्रू ओएफएस ट्रांजेक्शन विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉम द ओएफएस ट्रांजेक्शन। तो बोल रहा है द ऑर्डर फॉर एनहांस एफिशिएंसी केस ऑफ कंप्लायंस एंड रिड्यूस कॉस्ट, सेबी हैज प्रिस्क्राइब द फ्रेमवर्क वेयर द प्रोमोटर कैन आल्सो शेयर सेल द ऑफर द शेयर्स टू द एम्प्लॉय इन द ओएफएस थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप ओएफएस अगर ऑफर फॉर सेल निकाल रहे हैं, प्रोमोटर लोग एम्प्लॉय लोग को भी शेयर दे सकते हैं, कितना दिन के अंदर में, 2 वीक्स के अंदर में, 2 वीक्स के अंदर में, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एक नया रूल आया, रूल 10 है अंदर रजिस्टर ऑफिस एंड फीस अमेंडमेंट रूल, रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस अमेंडमेंट रूल में एक नया रूल आया है, रूल नंबर 10, रूल नंबर 10A, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, the register of central processing center established under the subsection 1 of section 396 shall examine and cause to examine every application or e-form or document required or authorized to be filed or delivered as provided for approval, registration or taking on record by the registrar। तो बोल रहा है रजिस्ट्रार के ऊपर, रजिस्ट्रार के पास जितना भी डॉक्यूमेंट जाता है ना, जितना भी डॉक्यूमेंट जाता है उसको कौन एग्जामिन करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, क्या करेगा, सीपीसी, जिसको बोला जाता है क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर क्या करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा जितना भी हम लोग फाइलिंग करते हैं ना आरओसी को, उसको कौन एग्जामिन करेगा, सीपीसी, उसको कौन एग्जामिन करेगा, सीपीसी, ठीक है। द रजिस्टर शैल टेक डिसीजन ऑन एप्लीकेशन ई फॉर्म डॉक्यूमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग एक्सक्लूडिंग द केस विच एन अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। तो बोला रजिस्ट्रार क्या करेगा ना, 30 डेज के अंदर में जितना भी केसेस है उसके पास जितना भी डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, ई फॉर्म आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उसका 30 डेज के अंदर में उसको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर में डिसीजन लेना पड़ेगा, ओके। The registrar of the CPC shall exercise jurisdiction all over India with respect of examination of application e-form documents as specified under the company। तो बोल रहा है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी का जो ये सीपीसी का जो रजिस्ट्रार है, सीपीसी का जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा जितना भी रिकॉर्ड्स और 30 डेज में डिसीजन लेगा, 30 डेज में डिसीजन लेगा। और इसका जुरिडिक्शन क्या होगा, पूरा इंडिया में होगा। कोई भी एप्लीकेशन ई फॉर्म या डॉक्यूमेंट फाइल हो रहा है अंडर सीपीसी, अंडर क्या, अंडर ये अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस, अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस अमेंडमेंट रूल्स, अगर इसके अंडर में जितना भी डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन जितना भी आप फाइल कर रहे हैं उसको कौन एग्जामिन करेगा, रजिस्ट्रार सीपीसी उसको एग्जामिन करेगा और 30 डेज में डिसीजन लेगा, ओके। अब देखिए ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट क्या बोल रहा है ना, नया अमेंडमेंट क्या बोल रहा है ना, एक दो ठो बोर्ड बनेगा, जिसको बोलते हैं RAASB और IAASB। ये बोर्ड है आपका रिसर्च एनालिस्ट लोग के लिए, और ये है आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लोग के लिए, आजकल क्या कर रहे हैं, कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जा रहा है, कोई भी आदमी रिसर्च एनालिस्ट बना रहा है, उल्टा पुल्टा रिसर्च कर रहा है, जिसके कारण शेयरहोल्डर लोग को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये 2 बोर्ड बनाया जाएगा और ये 2 बोर्ड को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, सेबी रिकॉग्नाइज करेगा, सेबी लोग को रिकॉग्नाइज करेगा, क्या करेगा, सेबी लोग को रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये 2 बोर्ड कौन बन सकता है, स्टॉक एक्सचेंज बन सकता है, ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिसका एक्सपीरियंस कितना है, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और जिसका नेटवर्थ कितना है, मिनिमम 200 करोड़ का नेटवर्थ है, और क्या है, नेशन वाइड टर्मिनल है, क्या है, नेशन वाइड टर्मिनल। तो ऐसा रिसर्च एनालिस्ट और ऐसा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किससे, सेबी से, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सेबी से, या फिर नया रजिस्ट्रेशन लेगा सेबी से, उन लोग का जितना भी उन लोग का काम है, उन लोग को मॉनिटर कौन करेगा, रिसर्च एनालिस्ट एंड रिसर्च RASB और IASB उन लोग को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, और लोग को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, सेबी रिकॉग्नाइज करेगा। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बोर्ड और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजर बोर्ड। तो एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजरी बोर्ड तो कॉमन है, रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी बोर्ड, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बोर्ड, ठीक है। ये लोग का देखिए यहाँ पे क्या बोला, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एज RASB entity must have minimum 15 years of experience, 200 crores net worth and nationwide terminal, okay। लोग क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, किसको मॉनिटर करेगा, रिसर्च एनालिस्ट लोग को और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लोग को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, रेगुलेशन 6 ऑफ सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन इन दिस रिस्पेक्ट ऑफ दिस, ये एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा किसको, कोई बॉडी कॉर्पोरेट को, जिसको क्या करना है, अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना है, अपने आप को क्या रिकॉग्नाइज करना है, एज अ बोर्ड, अपने आप को क्या रिकॉग्नाइज करना है, एज एन एडवाइजरी बोर्ड। अगर आपको RAASB बनना है या फिर IAASB बनना है तो आपको किसको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, सेबी को अप्लाई करना पड़ेगा, सेबी को क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ओके।
तो ये लोग को अपना बाई लॉ बनाना पड़ेगा, जिसका बाई लॉ को एवरी रिसर्च एनालिस्ट को और एवरी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो ये लोग क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, सुपरवाइज करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, किसको, रिसर्च एनालिस्ट को और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लोग को। ओके, तो वही सेम चीज़ है। और ये लोग क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लोग इन्वेस्ट, अब एक ये देखिए ये क्या बोला, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लोग, जितना भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लोग है, जितना भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लोग है, जितना भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लोग है, वो लोग अपना पीरियोडिक रिपोर्ट देगा, क्या देगा, पीरियोडिक रिपोर्ट देगा, पीरियोडिक रिपोर्ट देगा, पीरियोडिक रिपोर्ट देगा, क्या, हाफ ईयरली बेसिस में, क्या, हाफ ईयरली बेसिस में, हाफ ईयरली बेसिस में, हाफ ईयरली बेसिस में देगा, 15 मंथ, विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस सर्कुलर। जिस दिन ये सर्कुलर आया ना, जिस दिन ये सर्कुलर आया, जितना भी रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लोग हैं, वो लोग क्या करेगा, वो लोग क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बोर्ड को क्या करेगा, एक रिपोर्ट बना के देगा, एक फॉर्मेट में, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, हाफ ईयर पीरियड में, जो 30th ऑफ सितंबर और 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर 30th ऑफ सितंबर और 31st मार्च को कौन, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लोग अपना एक फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो ये रिपोर्ट, जो ये बोर्ड निकालेगा, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा, किसको, IASB को एक रिपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कब दिन में, विद इन 7 डेज में, मतलब 30th सितंबर का रिपोर्ट कितना दिन में आना पड़ेगा, 30th सितंबर को कितना दिन में रिपोर्ट आ जाएगा, 30th सितंबर का जो रिपोर्ट है वो कितना दिन में आ जाएगा, 7 अक्टूबर तक फाइल करना पड़ेगा। और 31 मार्च का रिपोर्ट कब आना पड़ेगा, 7 अप्रैल तक फाइल कर देना पड़ेगा, 7 अप्रैल तक फाइल कर देना पड़ेगा। ओके, अब ICDR में क्या अमेंडमेंट है, ICDR में आपको पता है ना, प्रोमोटर होल्डिंग होना पड़ता है, कितना, मिनिमम 20% मिनिमम कंट्रीब्यूशन लेके आना पड़ता है प्रोमोटर लोग को, लेकिन मिनिमम कंट्रीब्यूशन वो लोग 10% लेके आ सकते हैं, और 10% AIF और VCF भी लेके आ सकता है। तो यहाँ पे बोला है ना, यहाँ पे बोला है कि 5% से ज़्यादा जो आदमी नॉन इंडिविजुअल प्रोमोटर लोग हैं, कौन, नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डर लोग हैं, या फिर प्रोमोटर ग्रुप लोग हैं, प्रोमोटर ग्रुप लोग जो लोग क्या होल्ड कर रहा है, 5% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रहा है, वो लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन लेके आ रहे हैं, बिना आइडेंटिफाई हुए एज प्रोमोटर। तो ये बकवास अमेंडमेंट है, कोई दरकार नहीं है। अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 1% डालना पड़ता था, सिक्योरिटी डिपॉजिट अब डालने का दरकार नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग। पहले क्या होता था, सिक्योरिटी को आपको अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया, सेबी अगर लिस्ट नहीं कर पा रहा है, कंपनी अगर शेयर्स को लिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो पहले क्या करना पड़ता, मिनिमम 3 डेज का एक्सटेंशन लेना पड़ता था, मिनिमम 1 डे का भी एक्सटेंशन आप ले सकते हैं, मिनिमम 1 डे का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं इन फोर्स मेजर सर्कमस्टेंसेस। ओके, बाईबैक कर रहे हैं आप सिक्योरिटी का, बाईबैक कर रहे हैं सिक्योरिटी का, या फिर SAST रेगुलेशन में, या फिर आप बाईबैक कर रहे हैं शेयर्स का बाईबैक कर रहे हैं, या फिर ओपन ऑफर दे रहे हैं SAST के अंदर में, तो उसमें वहाँ पे प्राइस डिटरमाइन करना पड़ता था ना, मिनिमम ऑफ ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे मिनिमम प्राइस जब अपने डिटरमाइन करते हैं, प्राइस जो हम लोग ऑफर करेंगे पब्लिक को, वहाँ पे हम लोग को कोई मटेरियल प्राइस मूवमेंट हो रहा है, जब हम लोग बोले ना मेन स्ट्रीम मीडिया से अगर कोई रूमर्स आ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, मटेरियल प्राइस मूवमेंट हो रहा है, या फिर कोई ओमिशन हो रहा है जो कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन मटेरियल, उसके कारण कोई मूवमेंट हो रहा है प्राइस में। तो अगर प्राइस का मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू मटेरियल प्राइस मूवमेंट, तो जो मटेरियल प्राइस मूवमेंट है हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड क्या करना पड़ेगा, मटेरियल प्राइस मूवमेंट प्राइस मूवमेंट को हम लोग को एक्सक्लूड करना पड़ेगा वाइल कैलकुलेटिंग क्या प्राइस इन केस ऑफ SAST रेगुलेशन और इन केस ऑफ बाईबैक में भी ऑफर प्राइस निकलता है ना, और SAST रेगुलेशन में भी जो ऑफर करते हैं हम लोग 26% टू पब्लिक अनाउंसमेंट ओपन ऑफर करते हैं, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें भी क्या करना पड़ेगा, मटेरियल प्राइस मूवमेंट अगर कोई हुआ है, मटेरियल प्राइस मूवमेंट हुआ है जो कि कंपनी ने डिस्क्लोज किया है, उस पीरियड में जब मटेरियल प्राइस मूवमेंट के कारण जो प्राइस का अप डाउन हो रहा है, वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ओके, ओके, क्योंकि उसके कारण क्या हो सकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण कम प्राइस कर देगा ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग, तो उसके कारण क्या होगा, शेयर होल्डर को नुकसान हो जाएगा, इसीलिए बोला ये सारा मूवमेंट को, प्राइस मूवमेंट को हम लोग को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोग का पूरा एक्सटेंसिव अमेंडमेंट का रिवीजन करा दिया है। ठीक है, पढ़ाया नहीं है, रिवाइज कराया है। ठीक है, पढ़ाया नहीं है, रिवाइज कराया, पढ़ाते वक्त और ज़बरदस्त तरीके से लिखा के पढ़ाते हैं, खाली अभी क्या किया, रिवाइज कराया। तो ये सारा अमेंडमेंट देख के जाइएगा, होप इससे 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सके। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।